तरुण गर्ग जी अब जी हमारे जी साथ जुड़ गए हैं। तरुण जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। थैंक क्या यू क्या संकेत जी। क्या लगता है आपको इस बजट के बारे में? देखिए, बजट में जितना लिमिटेड टाइम सरकार को मिला, क्योंकि अभी सरकार गठन में भी 4 जून को ही, जैसा हमने देखा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आए हैं, तो करीब करीब 1.5 महीना हम कह सकते हैं इन सरकार को मिला है। तो उसमें इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशंस करना, सारे कामकाज करना और इस बजट को प्रिपेयर करना, तो मैं बैलेंस बजट ही कहूँगा। हालांकि काफ़ी चीज़ें ये कर सकते थे, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स की मांग थी कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट इन एचआरए ये कुछ चेंजेस ये करें, बट वो सारी चीज़ें इन्होंने नहीं करी हैं। तो ये एक दो चीज़ें इन ये डेफिनेटली कर कर सकते थे, बट न्यू टैक्स रिजीम में जैसे कुछ चेंजेस संकेत जी इन्होंने करे हैं। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को इन्होंने 50,000 से 75,000 बढ़ा दिया है, और जो स्लैब्स में जो इन्होंने चेंजेस करे हैं, जैसे पहले 0 से 3 लाख तक के टैक्स स्लैब पे 0% था, और फिर 3 से 6 लाख तक को बढ़ाकर इन्होंने दायरा बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। तो और एक ये 6 से 9 लाख पर 10% होता था, अब ये 7 से 10 लाख पर इन्होंने 10% का रेट रखा है। तो इस स्लैब में जो भी फॉल कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, तो 5,000 प्लस 5,000 10,000 का बेनिफिट यहाँ पर। और स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो 25,000 बढ़ा है, अगर मैं 30% के रेट से मल्टीप्लाई करूँ तो 7,500 यहाँ पे आता, तो कुल मिलाकर 17,500 का बेनिफिट इस तरीके से सरकार ने देने की कोशिश करी है सैलरी क्लास को। और एक अच्छी चीज जो इन्होंने प्रमोट करी है, जो सोशल सिक्योरिटी, जो सेविंग्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी पेंशन्स में, तो इन्होंने 14% का रेट कर दिया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो कि करंटली 10% होता था। तो अगर हम सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 देखें, तो उसमें डेफिनेटली एक रिलीफ है नौकरी पेशा लोगों के फंड में जी पैसा तरुण डालते जी हैं, का, या हाँ, फिर अगर सिग्नल वापस एनपीएस आ पे गया। डालते हैं, तो सॉरी, आपका डेफिनेटली बीच में सिग्नल चला गया था तरुण जी। अब नाउ यू कैन कंटिन्यू, सॉरी। हाँ। सो मैं बस यही कह रहा था कि एक जो एनपीएस का जो बेनिफिट है, एनपीएस का बेनिफिट भी काफी बेहतरीन कदम जरूर है। काफी टाइम से इंडस्ट्री की मांग थी कि जैसे अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तब तो ये 14% का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलता था, तो उसी तर्ज पर इन्होंने एक प्राइवेट कर्मचारी अगर हैं तब भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक सराहनीय कदम जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि नौकरी पेशा जो इंसान होते हैं, या तो अपना प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं, या फिर एक एनपीएस में भी एक अच्छी स्कीम कहीं 60% टैक्स बेनिफिट मिलता है, और 40% का जो एन्युटी, उसको आप एक्यूमुलेशन को एन्युटी के तौर पर आप ले सकते हैं पेंशन की कर सकते थे। जैसे एक कैपिटल गेन में बहुत सराहनीय कदम है, जैसे कैपिटल गेन को इन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। पुराने टाइम में अगर हम देखें तो अभी तक इतने सारे स्ट्रक्चर्स, होल्डिंग पीरियड में भी अगर हम देखें तो 3 तरीके का होल्डिंग पीरियड होता था, 12 महीने का, और 12 से फिर 24 महीने का, और 24 से फिर 36 महीने का भी होता था। जी जी, सिग्नल में तरुण जी की एक थोड़ी सी दिक्कत दो आ ही रही है। होल्डिंग पीरियड वापस कर दिए हैं, जुड़ने जीरो टू की 12। कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बेहतर हो जाए सिग्नल। तरुण जी, आपकी आवाज बीच बीच में कुछ ज्यादा ही कट रही है, तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद ठीक है। हाँ, वापस आते हैं आपके पास। इन द मीनवाइल सौरभ मेरे सहयोगी, अगर आप कुछ कह रहे थे किसानों के लिए और अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, और मैं जो सबसे ज्यादा जानना चाहता हूं सौरभ, और इंटरेस्टेड है जिस चीज में, वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ में हमने कई बार देखा है कि हमारे जो बजट एस्टिमेट्स हैं और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। बजट एस्टिमेट होता है जो आप बजट में स्पीच देते वक्त आप बजट एलोकेट करते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है जो कि आप साल भर में आपको लगता है कि नहीं भाई अभी और जरूरत है। कभी कभार वो रिवाइज्ड एस्टिमेट कम भी कर लिया जाता है, लेकिन अमूमन बढ़ता ही है। मैं क्या, तरुण जी वापस आ गए। तरुण जी,
अगर हाँ। एजुकेशन और हेल्थ के बारे में आप बताना चाहें कि इन दोनों सेक्टर्स में क्या ट्रेंड रहा है और इस बजट में अभी तक क्या देखने को मिला? देखिए, एजुकेशन सेक्टर को भी सरकार पुराने बजटों में भी हम देखते आए हैं, ये प्रमोट करने की ही कोशिश करते हैं। तो इस बार भी अब थोड़ा-सा तो फाइन प्रिंट्स हमें देखना पड़ेगा, बट सरकार ने कुछ ना कुछ एलोकेशन ज़रूर एजुकेशन इस पे सेक्टर पे करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी इन्होंने प्रमोशन की बात करी। अभी मैं सौरभ शुक्ला जी को भी सुन रहा था, तो उन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझाया है कि कैसे डिफरेंट कॉरिडोर्स में इन्वेस्ट करते हुए सरकार ने कोशिश करी है कि इस तरफ कदम बढ़ाया जाए। इस बात से मैं इत्तेफ़ाक ज़रूर रखूँगा कि काफ़ी कुछ करा जा सकता था, बट टाइम कंस्ट्रेंट क्योंकि सिर्फ़ 1 सवा महीना ही मिला है सरकार को, तो थोड़ा-सा और इसमें कोशिश की जा सकती थी। या संकेत जी, तरुण जी, एक जो मुझे लग रहा है शिक्षा को लेके बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स तो नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। स्किल जी। डेवलपमेंट पर जरूर इन्होंने अलॉटमेंट किए हैं, लेकिन जो एजुकेशन लोन है उसको लेकर के ये अनाउंसमेंट है कि अगर आप जो घरेलू संस्थान है, जो डोमेस्टिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर अगर आप हायर स्टडीज के लिए लोन लेते हैं तो 10 लाख तक के लोन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी जाएगी, और 1 लाख स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इसका फायदा होगा। और ऋण राशि जी, के जी, जी। 30% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे। यानी जो ब्याज में है वो जो ब्याज देना होगा उस एजुकेशन लोन में, तो उसमें 3% का टैक्स का छूट है वो सरकार देगी। 3% का ब्याज में, इंटरेस्ट में 3% की छूट सरकार देगी। तो एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें एक बहुत मार्जिनल, बहुत हल्का सा आपको फायदा है। और बाकी मैं एजुकेशन के लिए तो काफी कुछ नहीं देख पा रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री पैकेज के एक अंतर्गत चौथी इंटर्नशिप योजना की में। बात ज़रूर थी। एक अगर संकेत जी, जी अगर सौरभ जी, अगर आप याद करें, तो एक इंटर्नशिप जी की बात इन्होंने करी थी कि अगर एक इंटर्नशिप में अगर कंपनियाँ देती हैं, तो सीएसआर फंड से पैसा जाएगा और करीब-करीब, शायद मैं अगर याद रख पा रहा हूँ, तो 5,000 तक का कुछ इन्होंने मासिक एक इंटर्नशिप हाँ, को जी जी, प्रमोट करने के लिए इंटर्नशिप के बात लिए, करी थी। जी जी, हुँ, इंटर्नशिप के लिए इन्होंने किया है। मेरे जो इंटर्नशिप है वो 500 कंपनीज में 4,000 इंटर्न्स, अगर वो रेशियो हुँ। देखें तो हाँ, लगभग 500 कंपनीज में 4,000 इंटर्न्स रखने पर, तो 4,000 इंटर्न्स तो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब तरुण जी आप देखें, ठीक है इनिशिएटिव ठीक है कि 4,000 तो कुछ नहीं होता है। एक मेरठ यूनिवर्सिटी से 4,000 से ज्यादा बच्चे निकलते हैं हर साल। तो आप अनाउंसमेंट कर दीजिए और 500 कंपनीज में 4,000 बच्चे, तो मतलब ये इसका ठीक है, अच्छी बात है कि 4,000 को कुछ पैसा दे देंगे स्टाइपेंड के तौर पर आप, लेकिन 4,000 तो बहुत कम संख्या है इंटर्नशिप की। चलिए, लेकिन एक अच्छी बात है कि जो अप्रेंटिसशिप की बात करें, अप्रेंटिसशिप की बात है कि वो सरकार ने हुँ। थोड़ा शुरू किया। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से रोजगार पर सरकार को हिट लगा है इलेक्शंस में, रिजल्ट्स में, तो बहुत छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन बट मुझे लग रहा है कि जो इंटर्नशिप्स दे रहे हैं उसमें पैसे देने की बहुत संख्या बहुत कम है। एक आप एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है इसका। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रिस्पांस आया, हालांकि हम तरुण जी को इस चीज में नहीं घसीटेंगे, तरुण जी से हम इकोनॉमी पर ही फोकस रखेंगे। लेकिन पी चिदम्बरम साहब, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने बोला ये तो हमारा पूरा आपने उठा करके मैनिफेस्टो उसको अपना बजट बनाने की कोशिश की है, तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं निर्मला सीतारमन को। तो अलग ही टाइप की एक बात, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 4:30 बजे होनी है, तो सुनेंगे कि कांग्रेस पार्टी का क्या पोजीशन रहेगा। लेकिन तरुण जी, आपके हिसाब से द वन की और वन और टू और थ्री की थिंग्स वेयर द बजट हैज रियली रियली अंडरस्टूड, मतलब एक बदलाव जिससे होगा, या जिसको आप समझते हैं कि एक बड़ा चेंज और अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट इस बजट का आपके हिसाब से, पहले ये पूछूंगा, और मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है वो मेरा अगला सवाल। चलिए, मैं आपका पहला प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यू रेज्ड कि व्हाट आर द सम की गुड टेकअवेज और जो वाइडर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे अगर हम देखें तो वो होगा। तो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने जो पूरा एलोकेशन करा है, वो मेरे को एक एक सराहनीय कदम लगता है सरकार का।
दूसरा जो एक इन्होंने एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है इससे कि एक इन्होंने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को भी इन्होंने कम किया है जो कैंसर ड्रग्स हैं, और इवन जो मोबाइल फोन्स का जो अब हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा फोकस है। हमने कुछ पिछले कुछ वर्षों में देखा कि इवन एप्पल, गूगल ये सारे कंपनीज अपने अपने मतलब कंपनियां इधर मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। चेन्नई में फैक्ट्रीज हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो उसको उसकी तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया है कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को कम किया है। तो एक ये सराहनीय कदम इस दृष्टिकोण से भी है कि आजकल लगभग सारे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। किसानों के बारे में जो इन्होंने बात करी कि आजकल किसान भी एप्स चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक उसी तरफ का कदम मैं कहूँगा। तो ये 2 कदम तो काफ़ी अच्छे सरकार की तरफ से। और तीसरा जो इन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स, एनपीएस में जो इन्होंने थोड़ी-सी छूट दी है कि 10 से 14% कर, और कैपिटल गेन्स को सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करी है। कुछ-कुछ हद तक इन्होंने इवन अगर हम रीअसेसमेंट की बातें देखें तो असेसमेंट रीअसेसमेंट में भी सर्च सीजर प्रोसीडिंग में और ब्लैक मनी एक्ट में भी इन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ रिपोर्टिंग्स मिस कर दी हैं, जैसे हम बहुत देखते थे कि बहुत सारी एमएनसीज के इंडिया में ऑफिसेज हैं, तो उसके कारण विदेशी शेयर्स भी एक आम इंडियन एम्प्लॉय को मिल जाते थे। तो कई बार एक ड्यू टू अननोइंग फैक्टर या फिर रीजन फॉर नॉट नोइंग द प्रोविजंस वो डिस्क्लोज नहीं कर पाते, तो ऐसे कानूनों के तहत 10 लाख की पेनल्टी ब्लैक मनी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। तो उसको भी सरकार ने ये कहा है कि अगर आपके जो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं अगर ओवरसीज एसेट्स 20 लाख तक है, तो उस पर हम आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे। तो और इनकम एस्केप्ड असेसमेंट भी अगर आपकी 50 लाख से ऊपर है, उसी तभी आपका फिर ये स्क्रूटनी खुल पाएगी दोबारा सर्च एंड सीजर प्रोसीडिंग्स में भी। तो ये कुछ सराहनीय कदम है जिसका मैं स्वागत करूंगा। कुछ जैसा आपका अगला प्रश्न संकेत जी की मिस्ड अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में मैं ये कहूंगा कि देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम का भी आप बिल्कुल फेज आउट नहीं कर सकते। ओल्ड टैक्स रिजीम भी काफी सारे लोग अभी भी लेते हैं, और मैंने जो देखा है इवन अगर आप बाहरी विदेशी कंट्रीज में भी जाएं, जैसे यूके में देखें या फिर अदर कंट्रीज में देखें, 2 टैक्स रिजीम्स हैं। मतलब एक आपकी ट्रेडिशनल रिजीम चलती है, एक आपने न्यू टैक्स रिजीम करी, तो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है सरकार ने। तो एक एचआरए को एटलीस्ट ये कुछ सिटीज जोड़ सकते थे, जैसे हम देखते हैं गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, पुणे, इस हैदराबाद, इस टाइप के शहरों को जोड़ सकते थे मेट्रो की डेफिनेशन में, जिसके कारण वो 50% का बेनिफिट लोग ले सकते थे। हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी थोड़ा सा ये कुछ कर सकते थे, जिसमें हम देखते थे कि एटीटीटी का जो बेनिफिट है, जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट्स जो होती हैं, तो उसमें भी अभी उसकी लिमिट को भी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था। तो ये कुछ कदम है संकेत जी जो मैं ये कहूंगा कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अब हाँ जी मैं बस वही देख रहा था कि जो स्टैम्प शुल्क है, जो स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर केंद्र, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उस पर इन्होंने कहा है कि जो महिलाओं द्वारा जो प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं उनको शुल्कों को और कम करने पर भी विचार करने हेतु उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जिन्होंने अधिक स्टैम्प शुल्क लगाना जारी रखा है। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का अनिवार्य घटक बनाया जाएगा। यानी सेंटर स्टेट्स को कहेगा कि जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कम कर दे। जो महिलाएं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पुरुषों के लिए नहीं है। अगर अपनी, वैसे पुरुष लेते नहीं है तो अपनी पत्नी के नाम पे ले लेते हैं, अपनी बेटी के नाम पर, अपनी बहू के नाम पर ले लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनली ये सब काम किया जाता है। और बस मुझे लग रहा है कि आज जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो हाईलाइट अगर बात करें तो रोजगार को लेकर के, जिस तरीके से जो पहली नौकरी है उसमें 15,000 रुपए तक का सरकार कह रही है कि हम पैसे देंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा अभी जैसा जो टैक्स रिजीम में चेंज किया है कि 3 लाख तक का कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। उसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब जैसा कि तरुण जी एक्सपर्ट हैं, हम लोग तो बस अपनी जितनी सीमित समझ है उससे कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों को समझाएं। किसानों के लिए भी मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। और कैपिटल गेन
टैक्स और शॉर्ट एक टर्म चीज जो मैं तरुण जी आपसे पूछना चाहता था वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट को जो इंटरिम बजट था, अंतरिम बजट था, उसमें 5.5% रखा था, उसको घटा के 4.9% किया है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जरा सरल भाषा में आम भारतीय को समझाने के लिए पहले तो आप ये बतलाएं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, और दूसरी चीज इसका एस्टिमेट को कम कर देने के मायने क्या है। देखिए संकेत जी, फिस्कल डेफिसिट अगर आम भाषा में समझें, सरल भाषा में, तो वो उसका मतलब यही होता है कि सरकार अपने खर्च को थोड़ा सा बढ़ा रही है और उसके जो रेवेन्यूज हैं, सरकार की जो आय है वो लिमिटेड है, तो उसको थोड़ा सा वो कम, आय के स्रोतों को उन्होंने कम किया और खर्चों को थोड़ा सा बढ़ाया। अभी जैसे लास्ट में बजट कंक्लूड करते वक्त स्पीच में वित्त मंत्री ने बताया भी था कि जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स के कारण कुल मिलाकर 37,000 करोड़ का उनको खर्चा हो रहा है, और जो भी उन्होंने नए कुछ सेस को लगाया, जैसे एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को कुछ बढ़ाया है, और भी कुछ जो इन्होंने रेवेन्यू स्रोतों को जोड़ा है, उससे इनको 30,000 करोड़ रुपयों का एक आमदनी होगी। तो कुल मिलाकर 7,000 करोड़ का फिर भी एक डेफिसिट बन रहा है। तो कुल मिलाकर जो इंटरिम बजट में जो सरकार ने एक एस्टिमेट जो दिया था वो 5% से ऊपर दिया था, और अब थोड़ा सा 4% से कम किया, तो उसका मतलब यही है कि सरल भाषा में कि सरकार ने कुछ अपने एस्टिमेट्स को रीजिग किया है, चेंज किया है, जिससे कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे खर्चे थोड़े से लिमिटेड है, बिकॉज इन्होंने काफी सारे अपने जो संगठन में जो इनकी घटक दल हैं उनको भी एक काफी एक मोटा मतलब पैसा दिया है, चाहे वो बिहार की बात कर लें, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात कर ले, तो फिर वो सब इन्होंने करते हुए तो ओवरऑल इनके पास जो बजट बचता है वो कम है। तो इन टोटालिटी थोड़ा सा ये जो फिस्कल डेफिसिट है उसके एस्टिमेट्स को इन्होंने कम किया है एज कंपेयर टू द इंटरिम तरुण जी, बजट। मुझे आपसे ये जानना है कि जब ये बजट पेश हो रहा था तो मुझे अच्छे से याद है प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग ली, उसमें अर्थशास्त्री थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वित्त मंत्री, सब तमाम लोग थे, और उन्होंने बोला था कि अब की बार हमको कुछ ऐसा करना है कि जॉब्स क्रिएट हो, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था राजनीतिक रूप से। तो जब ये बोला गया तो एक उम्मीद जगी कि इस बार का बजट शायद जॉब क्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो उस समय बोला गया और जो अब बजट में दिख रहा है, आपको दिखता है कि कोई ऐसी प्रावधान किए गए हैं या बातें की गई हैं जिससे जॉब्स क्रिएट हों, और किस तरीके के जॉब्स क्रिएट हों? देखिए संकेत जी, बहुत ही आपने अप्रोप्रिएट क्वेश्चन उठाया है। तो एक मैं आपको जो कल एक आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रेजेंट किया गया था, इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें भी एक बात बहुत ही ये इसको रखा गया था कि एक करीब करीब हमें 7.85 मिलियन, या फिर हम कहें तो 78 करीब करीब 78-69 मिलियन या लाख जॉब्स हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी 2030 तक, और वो हर साल सार दल सार करनी पड़ेंगी। तो उस कदम को अगर हम देखें तो सरकार ने बस एक ईपीएफ का जो कि सौरभ जी ने भी एक बताया है कि 3 स्कीम्स उन्होंने लेके आए हैं कि अगर आप न्यू जॉब क्रिएशन करते हैं तो एम्प्लॉयर्स को थोड़ा सा इन्होंने बेनिफिट दे दिया कि सरकार 2 साल तक वो 15,000 का ईपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगी। वो स्कीम 1, 2, 3 जो या ABC इन्होंने रखा है, तो थोड़ा सा फाइन प्रिंट्स हमें देखना पड़ेगा, बट ब्रॉडली अगर हम इसका देखें तो खाका यही है कि कैसे जॉब्स को और क्रिएट करा जाए, और छोटी जॉब्स, मतलब जो हम देखें तो एक लोअर एंड पे जॉब्स का इन्होंने फोकस किया। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज हम देख रहे थे कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी इन्होंने एक बात बोली थी सरकार ने कि जैसे स्ट्रीट वेंडर्स और फूड हार्ट लगाया जाएंगे, और काफी इनके लिए भी कुछ कदम किए जाएंगे। तो इन टोटालिटी कुछ स्मॉल स्टेप्स जरूर जॉब्स क्रिएशन पे लिए हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स स्टिल टू बी डन। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं सौरभ। देखिए, मेन चीज ये है कि मैं सब्जी का ठेला लगा लूं, या फिर मैं कोई स्टॉल लगा लूं, फूड स्टॉल लगा दूं, ये जो है ना, ये कोई हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये आप व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये तो सब्जी ठेला और इस सब को अगर आप जॉब बोलेंगे तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आपने गिग इकोनॉमी
को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी मान लिया, यानी कि अगर कोई स्विगी और जोमेटो से खाना दे रहा है तो उसको आप जॉब गिन रहे हैं। ये तो कोई बहुत बहुत हाई क्वालिटी जॉब की गिनती नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। और जैसा भी तरुण जी बता रहे थे कि एम्प्लॉयर्स को ईपीएफओ के जरिए राहत देने की कोशिश की गई है। सरकार क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है वो बहुत डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ठीक है प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज सड़क योजना लेकर के आए हैं, पर आपने मनरेगा का बजट नहीं बढ़ाया है। मनरेगा के तहत संकेत, हमने पिछले साल स्टोरी की थी अपने पुराने संस्थान में कि मनरेगा के तहत पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो वहां पर जो प्रधानों के यहाँ लिखाए हुए जिन लेबरों ने काम किया हुआ है उनको भुगतान नहीं किए जा रहे हैं। इसको लेकर के कोर्ट गए तो मनरेगा में बजट नहीं बढ़ाया गया है, जो एक रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर देता अगर आप मनरेगा में बजट बढ़ाते अपना। अब जो अभी मैं देख रहा था जब तरुण जी बात कर रहे थे, तो ये ऐसा नहीं है कि जो नया टैक्स रिजीम लाए, जो नई टैक्स छूट दी है तो बहुत बड़ी छूट है। मतलब रियायत भी बहुत मार्जिनल है, बहुत छोटी सी है। पहले भी 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, अभी 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले 3 से 6 लाख तक अगर आपकी सालाना आय है तो 5%, जिसे अब 3 से 7 लाख कर दिया गया है। यानी 1 लाख यहां पर बढ़ाया गया है। 3 से 6 पर देना था 5%, अब 3 से 7 पर देना होगा। पहले 6 से 9 पर 10% देना था, अब 7 से 10 पर, यहां भी 1 लाख बढ़ा दिया गया। पहले 9 से 12 पर 15 था, अब 10 से 12 पर 15 कर दिया गया है। पहले 12 से 15 पर 20 था, अब 12 से 15 पर 20 है, सेम रखा गया है। और 15 के अबव 30% था। तो जो नई टैक्स में छूट दी गई है मतलब बहुत ही मार्जिनल है, बहुत ही मार्जिनल है। अब बीजेपी और सरकार इस पर ताली बजा सकती है। मतलब 1 लाख रुपए, मतलब 12 से 15 वालों के लिए कुछ नहीं बदला, 15 से ऊपर वालों के लिए कुछ नहीं बदला, 3 से 7 वालों के लिए बदला है, 6 से 9 वाले के लिए और 9 से 12 वालों के लिए। तो बहुत मार्जिनल आपने छूट दे दी है। और उस पर बता रहे हैं कि 17,500 रुपए जो है हम लोग सेव कर लेंगे। तो 17,500 का हम क्या करेंगे? मतलब तरुण जी से जान लेते हैं ये टैक्स स्लैब्स के बारे में उनका क्या विचार है, कि क्या और गुंजाइश थी। अब एक्चुअली क्या है तरुण जी, ये तो इतना तो अब हमें भी समझ में आ रहा है कि बजट तो ये होता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए को आप उसमें मैं 2 किलो फलानी सब्जी खरीद लूं तो ये 1 किलो कम कर दूं, ये एसेंशियली वही है एट अ नेशनल लेवल। तो उसमें हमेशा कहीं ना कहीं गुंजाइश रहेगी, कहीं ना कहीं हट जाएगी सीधी सी बात है। इन द मीनवाइल, मैं इससे पहले कि आप जवाब दें, अभी कुछ देर में आप एक पेज देखेंगे, डिफेंस का जो बजट है वो पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुकाबले इस बार का जो बजट एस्टिमेट है वो कम हो गया है, बहुत मार्जिनली कम है, लेकिन वो रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुकाबले डिफेंस बजट इस बार कम हुआ है। तरुण जी, आप पहले तो उसके बारे में बात कर दें, ये जो टैक्स स्लैब्स हैं, डायरेक्ट टैक्स। जी 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 एक जी, मत ये भी देखिए होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस हटा ही देने चाहिए इस देश में। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। देखिए जी, संकेत जी एंड सौरभ जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया। तो देखिए, जो न्यू पर्सनल टैक्स रिजीम है, सरकार ने ये कब रिजीम, एक तो हमें दर्शकों को समझाना चाहिए, ये 2020-21 से ये नई टैक्स रिजीम को लेके आए थे। तो नई टैक्स रिजीम शुरू में इतनी पॉपुलर नहीं थी, धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ रीजेक चेंजेस इंट्रोड्यूस करके पॉपुलर बनाया गया। और जो वित्त मंत्री ने जो अपनी बजट स्पीच में भी बोला, उन्होंने कहा कि अब करीब करीब 2/3 जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं वो नई टैक्स रिजीम की तरफ आकर्षित हुए हैं या जुड़े हैं उससे। तो करीब ये ऑलमोस्ट 66% बनता है। और अब अगर हम पिछले 2022-23 का भी डेटा देखें तो उसमें 60% था। तो मतलब अभी जो फाइलिंग्स हुई हैं तो करीब 2/3 लोग नई टैक्स व्यवस्था से जुड़े हैं। तो अब जो चेंजेस इन द स्लैब्स जो करे हैं, जो अभी सौरभ जी ने भी बताया था, तो 1-1 लाख रुपए में जैसे शुरू में चेंजेस करे, जो पहले 3 से 6 लाख था उसको थोड़ा सा बढ़ाकर 3 से 7 लाख कर दिया है। तो अगर उसको हम 1 लाख पे देखें तो 5% का बेनिफिट यहाँ पर, तो करीब 5,000 रुपए यहाँ पे बच जाते हैं। और जैसे पहले 6 से 9 पे 10% था, अब इन्होंने 7 से 10 लाख पर 10% कर दिया है। तो उससे भी 1 लाख पर करीब 5% का डिफरेंशियल बेनिफिट आता है। तो 5,000 यहाँ पर बच जाता है। तो 5 + 5,000 10,000 का बेनिफिट यहाँ से आ जाता है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो तरुण इन्होंने जी,
तरुण जी, इससे पहले कि मैं अभी वापस आऊंगा आपके पास, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सौरभ जी और तरुण जी, मैं चाहूंगा कि आप ये देखें, ये एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स हैं, प्रमुख मदों पर का व्यय, यानी कि कितना खर्चा होता है। उसमें आप देख सकते हैं रक्षा यानी कि डिफेंस, उसमें सरकार का जो स्पेंड है वो बजट एस्टिमेट 2023-24 का कितना था, और ये दीज फिगर्स आर इन रुपीज करोड्स, यानी कि जी 4,55,897 करोड़, ये था 2023-24 का रिवाइज एस्टिमेट। और इस बार जो है 4,54,773 करोड़ ये हो गया है बजट एस्टिमेट। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं, द आइडिया इज नॉट टू बी अलार्मिस्ट, पर ये रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुकाबले इस बार बजट एस्टिमेट कम है। लेकिन अक्सर सरकारें क्या करती हैं, वो बजट को जो एस्टिमेट आज जिसका लेखा जोखा दिया है वो खर्चे के हिसाब से उसको रीएलोकेट भी करती हैं, कहीं से बढ़ाना कहीं का घटाना, तो वो भी होगा, उसको कहा जाता है आरई, रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो हो सकता है कि ये बाद में बढ़ भी जाए, लेकिन अभी पिछले साल के आरई के मुकाबले इस बार डिफेंस का बजट थोड़ा सा कम हुआ है। सॉरी तरुण जी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, तो मैं बस यही दर्शकों को समझा रहा था कि जो नई टैक्स व्यवस्था है उसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो 5,000 और 5,000 का जो बेनिफिट है, जो 2 स्लैब्स में इन्होंने रेट्स पे चेंज करे तो वहां से बच जाता है, तो 10,000 का तो बेनिफिट यहाँ से हो गया। और जो 25,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई है, तो सरकार ने ये अनुमानित किया है कि अगर उसको हम 30% के दायरे में लें, अगर मतलब ब्रॉडली अगर आपकी आमदनी 15 लाख से ऊपर बनती है तो 25,000 पर 30% करीब 7,500 बनता है। तो ऐसे 17,500 का बेनिफिट सरकार ने देने की कोशिश करी है। एक जो और इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने नई टैक्स व्यवस्था को अपनाया है तभी आपका जो एम्प्लॉयर या कर्मचारी का जो 10% से 14% का जो कंट्रीब्यूशन है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर अगर हम एक सामान्य नौकरी पेशा इंसान की कॉम्पनसेशन या सैलरी की बात करें तो उसमें ब्रॉडली बेसिक सैलरी होती है, एचआरए होता है, फिर स्पेशल अलावेंस होता है। तो जो स्पेशल अलावेंस की से ही वो खर्चा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स या तो पीएफ निकलता है या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस निकलता है। तो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस है, अगर आपने नई टैक्स व्यवस्था अपनाई है तो 10% से बढ़कर 14% हो जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट आम जनता को मिलेगा, क्योंकि ये 4% का जो एडिशनल बेनिफिट है, सपोजिंग अगर आपकी एक आमदनी 10 लाख रुपए, अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूं तो 10 लाख पे अगर आप 4% का निकालें तो ये भी करीब 40,000 के करीब आता है। तो ब्रॉडली यहाँ से भी थोड़ा सा बेनिफिट सरकार ने देने की कोशिश करी है। तो कुल मिलाकर काफी कुछ किया जा सकता था। कैपिटल गेन्स में जो इन्होंने चेंजेस करे वो भी एक अच्छा कदम दिखाई देता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप एक छोटे निवेशक हैं तो अभी तक सेक्शन 112A में 1 लाख तक के कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट थे, उसको बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया। और इवन एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट में भी काफी चेंजेस करे हैं, जैसे पहले ये 20% होता था, इसको अब 12.5% कर दिया गया। तो कुल मिलाकर कुछ चेंजेस जरूर करे हैं, रैशनलाइजेशन कदम भी हैं। थोड़ा सा हमें फाइन प्रिंट्स को और पढ़ना पड़ेगा ताकि हम एक थोड़ा बारीकी से विश्लेषण और कर सके। तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो मैं आपको जरा एक, लेट मी पुट यू इन अ स्पॉट। हम लोगों का एक पोल चल रहा है यहाँ पर कि रेट द बजट, गुड, बैड या अगली, बताइए। संकेत जी, ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल प्रश्न है। तो मैं 0 से 10 की रेटिंग में मैं एक बजट को 6.5 या 7 के करीब अंक देना चाहूंगा, क्योंकि काफी कुछ करा जा सकता था। तो मैं गुड, बैड एंड अगली में तो नहीं दूंगा। आपने एक अच्छा आइडिया दिया है अगले साल के बजट के लिए, ये हम एक स्केल भी बनाएंगे नीचे। तो आपकी रेटिंग है 6.5 की, 6.5 की रेटिंग है। एक अच्छा आइडिया दे दिया आपने हम लोगों को। तरुण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।